डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर आज आप लोग को बताऊंगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण के लिए सूत्र। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कब होता है, कब असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलती है, तो यह हम मान लेते हैं कोई वैद्युत बल रेखा है। तो यदि इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी एक समान है, बराबर है, तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र। यदि वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर न होके कम और अधिक है तो वहाँ पर एक समान न होके बल्कि असमान होगा। ठीक। और हम यह भी जानते हैं कि यदि कोई यह वैद्युत बल रेखा ऐसे है तो इसका मतलब यह तीर की दिशा दर्शा रही है कि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इसमें यदि हम कोई धन आवेश रख दें तो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और यदि इसमें हम कोई ऋण आवेश रख दें तो ऋण आवेश है मान लेते हैं, तो इस पर लगने वाली जो वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल होगा उसकी दिशा होगी इस दिशा में। तो हमारे कहने का मतलब है कि यह वैद्युत बल रेखा है और यह वैद्युत बल रेखा में यहाँ पर कोई धन आवेश है, तो धन आवेश जब इस वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो यह धन आवेश पर लगने वाला बल उसी दिशा में कार्य करेगा जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन यदि इसी वैद्युत क्षेत्र में हम कोई ऋण आवेश रख देते हैं तो ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होगी जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई दे रही है ए से बी की ओर, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी बी से ए की ओर, क्योंकि ए से बी के विपरीत होगा बी से ए। ठीक। तो हम थोड़ा सा चित्र समझते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं वैद्युत बल रेखा। यह वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी समान है, अतः यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी जिधर वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी। तो वैद्युत बल रेखा की दिशा है इस दिशा में, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी दिशा में होगा। अब हम इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रखते हैं, कोई वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर जब हम वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो अब बताइए धन आवेश है तो धन आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा, और यह ऋण आवेश है और इस ऋण आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा। अतः दोनों बल की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। और यह बल लग क्यों रहे हैं, ताकि यह वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमा दे। यह जो बल होगा वह ऊपर की ओर घुमा देगा और यह जो बल होगा वह नीचे की ओर। और जब इसे घुमा देगा तो यह जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा। अनुदिश होने का मतलब इस दिशा में ऐसे हो जाएगा। ठीक। तो इसी बल युग्म को कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन बल युग्म किसे कहते हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं। कितने बल, दो बल, और दोनों बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। और यह बल कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि यह जो यह जो दो बल कार्य करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश करने का प्रयत्न करते हैं। और उसी बल युग्म को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। तो देखिए यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए लिखे क्या है कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है। यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी समान है, तो मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो इसमें कोई कौन स्थित रहे, वैद्युत द्विध्रुव।
वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म, युग्म माने जोड़ा होता है, तो एक ऐसा बल कार्य करता है जो इस द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश करने का प्रयत्न करता है। अनुदिश मतलब कि जिधर वैद्युत बल रेखा की दिशा है उधर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा हो जाए, और उस बल युग्म को हम कहेंगे प्रत्यानयन बल युग्म। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक ऐसा बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश करने का प्रयत्न करता है, और उस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो देखते हैं इसके आघूर्ण के लिए हम सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले चित्र समझते हैं। तो चित्र में देखिए यहाँ पर वैद्युत बल रेखा है, और इस वैद्युत बल रेखा जो है वह एक समान दूरी पर है, तो यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। तो लिखेंगे माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्विध्रुव से स्टार्ट करें तो लिखेंगे यह देखिए -Q, यहाँ पर देखिए +Q, अब बीच की दूरी 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव है ना, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की यह विशेषता होती है कि ये दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। तो लिखेंगे क्या कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा अंश के कोण पर स्थित है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव कितने आवेशों से मिलकर बना होगा? 2 आवेश, और दोनों आवेश का मान तो समान होगा परंतु उसका जो चिन्ह होगा वो विपरीत होगा, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो लिखेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों से मिलकर बना होता है। अब बताइए यह हो गया ऋण आवेश, तो हम बोले हैं कि ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है क्योंकि तीर जा रहा है इधर से इधर, तो इस ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा उल्टा होगा ना। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा कितनी है? देखिए दिशा इधर तीर दर्शा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र इधर तो दिशा इधर, और इस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q क्या है? इसका आवेश। यहाँ पर देखिए यह धन आवेश है, तो धन आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा उधर होती है जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा इसी दिशा में होगी क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा किधर है? इस दिशा में है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस पर 2 बल कार्य करेंगे जिसका परिमाण मतलब मान समान परंतु दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक ना, क्यों परिमाण समान होगा? क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ होगा उतना वैद्युत क्षेत्र यहाँ है, तो E का मान क्या हो गया? समान हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव में आवेश का मान भी समान होता है, तो Q और E का मान यहाँ पर भी जो है वही Q और E का मान यहाँ पर है, तो दोनों बल का मान भी क्या होगा? समान, बस इसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो देखिए लिखेंगे क्या कि यदि इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना टाउ हो, तो सूत्र होता है कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब बताइए बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखिए कैसे, यहाँ पर बल आघूर्ण को किससे दर्शाए हैं? टाउ से, तो बल आघूर्ण के स्थान पर लिख देंगे टाउ। बल को किस दर्शाते हैं? F से। और लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या है इसमें? B और C, क्योंकि यही ना लंब है। थीटा के सामने जो होता है वही क्या होता है? लंब। लंबवत दूरी कितना है? BC। अब हमें F और BC का मान निकाल कर इसमें रखना है, तो F और BC का मान निकालेंगे तो लिखेंगे कि यदि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल F हो तो सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E। बल का मान निकल गया। अब हम लंबवत दूरी निकालें, तो चित्र में देखिए, चित्र में कर्ण 90 अंश के सामने का होता है कर्ण, कर्ण का मान दिया है, और थीटा के सामने का होता है लंब, और लंब का मान निकालना है। तो हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें लंब और कर्ण आए, तो साइन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा लेने, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना हो गया? BC, तो लंब का मान कितना लिख दिए? BC। और कर्ण का मान कितना दिया है? 2L, तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना लिख दिए?
12। अब हमें BC का मान ज्ञात करना है, तो BC का मान ज्ञात करने के लिए हम इसके बटे 1 मानकर हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। यहाँ से हम F का मान निकालिए, यहाँ से हम BC का मान निकालिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में F और BC का क्या रखेंगे मान। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में F तथा BC का मान रखने पर रख दीजिए। तो टाउ बराबर F बराबर QV और गुणे BC का मान 12 साइन थीटा। अगर अब हम चाहें तो अपने सुविधा अनुसार इस Q और 12 को एक साथ लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर Q गुणे 12 ई साइन थीटा। अब यहाँ पर Q गुणे 12 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा से P बराबर Q गुणे 12। तो जहाँ पर क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा होती है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर टाउ बराबर Q गुणे 12 के स्थान पर लिख दिए P ई साइन थीटा। यही हो गया एक बल आघूर्ण के लिए सूत्र, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। अब बताइए इसका जो बल आघूर्ण का मान होता है वह कोण पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं अलग अलग कंडीशन। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के अंदिश हो, तो अंदिश होगा तो इस स्थिति में थीटा बराबर 0 अंश, अतः बल आघूर्ण जहाँ पर थीटा है तहाँ पर 0 अंश रख देंगे। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, अतः उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अर्थात लिखेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के अंदिश हो तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। यह बात ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर नोट पॉइंट 2 देखिए कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो या अभिलंबवत हो, अतः इस स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश, तो बल आघूर्ण इस स्थिति में बल आघूर्ण अधिकतम होता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर लिखा गया टाउ मैक्स बराबर पी ई साइन थीटा। थीटा का मान कितना, अभिलंबवत बदे 90 अंश और साइन 90 अंश का मान 1, तो यहाँ पर 1 रख दे तो टाउ बराबर P। तो अगर अधिकतम बल आघूर्ण पूछेगा तो हम यह लगाएंगे। अगर यह कह दे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है वह क्षेत्र के अंदिश है तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। और यहाँ पर इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है।